माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है नॉर्मल सलाइन का। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ नॉर्मल सलाइन, मतलब एक्सिस अमाउंट के अंदर नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूज़न किया अपन ने पेशेंट को, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को एक्सिस के अंदर क्या दिया, एक्सिस के अंदर दिया नॉर्मल सलाइन। अब ऐसा क्यों करते हैं अपन, ज़्यादा नॉर्मल सलाइन क्यों देते हैं, ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं हो। क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या होगा, पेशेंट पानी पीने में दिक्कत होगी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, तो अपन उसको एक्सिस में नॉर्मल सलाइन देंगे ताकि उसको क्या नहीं हो, हाइपरनेट्रीमिया नहीं हो। समझ में आ रहा है, हाइपरनेट्रीमिया को प्रिवेंट करने के लिए अपन उसको एक्सिस में नॉर्मल सलाइन देते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होगा। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि जो नॉर्मल सलाइन होता है उसमें जो सॉल्ट का अमाउंट होता है, जो सॉल्ट का अमाउंट होता है वो तो होता है कम, बहुत नेग्लिजिबल सॉल्ट होता है, वेरी लेस। और जो टोटल बॉडी वाटर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अपन ने नॉर्मल सलाइन एक्सिस में दिया तो टोटल बॉडी वाटर तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल सलाइन में जो सॉल्ट का अमाउंट है वो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो टोटल बॉडी सॉल्ट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो टोटल बॉडी सॉल्ट तो क्या है, नॉर्मल, और टोटल बॉडी वाटर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज। तो इसकी वजह से क्या होगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, जिसको क्या बोलेंगे अपन, यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या है कि टोटल बॉडी सॉल्ट तो क्या है, नॉर्मल है, और टोटल बॉडी वाटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब एक और कंडीशन होती है जिसमें ये दिखता है यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, वो है SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रीशन, SIADH। इसके अंदर क्या होता है, एक्सिस के अंदर ADH का सीक्रीशन होता है, एक्सिस में ADH का सीक्रीशन होता है। अब ADH का काम क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। तो जब वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो टोटल बॉडी वाटर तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन टोटल बॉडी सॉल्ट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। समझ में आ रहा है। अब एक और कंडीशन होती है हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, इसके अंदर टोटल बॉडी सॉल्ट भी इंक्रीज होता है, लेकिन टोटल बॉडी वाटर ज़्यादा इंक्रीज होता है। टोटल बॉडी सॉल्ट भी इंक्रीज होगा और टोटल बॉडी वाटर भी इंक्रीज होगा, लेकिन टोटल बॉडी वाटर ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया। अब ये किस वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू एक्सिस एल्डोस्टेरोन सीक्रीशन। अब ये कौन कौन सी कंडीशन में दिखेगा एक्सिस के अंदर एल्डोस्टेरोन, ये सबको पता होगा, CHF के अंदर दिखता है। तभी तो अपन क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या देते हैं, एल्डोस्टेरोन इनिबिटर। समझ में आ रहा है। उनके नाम क्या क्या होते हैं एल्डोस्टेरोन इनिबिटर के, स्पाइरोनोलेक्टोन, एप्लिनरोन, ये सब देते हैं CHF के अंदर। ये क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन को जाके इनिबिट कर देते हैं। तो एक तो CHF के अंदर ज़्यादा दिखेगा एल्डोस्टेरोन, और कौन सी कंडीशन में दिखेगा, और दिखेगा लीवर सिरोसिस में। समझ में आ रहा है। लीवर सिरोसिस में क्या हो जाएगा, असाइटिस हो जाएगा उसकी वजह से। अब इसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, या तो डायूरेटिक देंगे या एल्डोस्टेरोन इनिबिटर, जो क्या एग्जांपल है जिनका, स्पाइरोनोलेक्टोन। तो ये सब हो गए हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के कोज। हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के कोज क्या क्या हैं, जिस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, जो कि अपन को पता है कौन कौन सी है, क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लीवर सिरोसिस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया की, एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम क्या है, कॉन सिंड्रोम। क्या है, कॉन सिंड्रोम, याद रखना।
कौन सिंड्रोम के अंदर भी क्या होता है, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के कोज क्या क्या हो गए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लीवर सिरोसिस असाइटिस, और क्या हो गया, कौन सिंड्रोम। अब कौन सिंड्रोम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कौन सिंड्रोम में क्या होता है, एड्रिनल एडिनोमा। अब ये एड्रिनल एडिनोमा क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन का सीक्रीशन करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है कौन सिंड्रोम, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया का। साथ में और क्या दिखेगा अपन को, हाइपोकेलीमिया एंड एल्कलोसिस। समझ में आ रहा है। अब मैं थोड़ा कौन सिंड्रोम के बारे में और डिस्कस करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सिंड्रोम, इसके बारे में और डिस्कस करता हूँ मैं। कौन सिंड्रोम में होता क्या है कि एक्सिस के अंदर एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन हो रहा है। अब एल्डोस्टेरोन कहाँ पर जाके एक्ट करेगा, ई नेक चैनल। कौन सी चैनल, ई नेक चैनल। अब ये जो ई नेक चैनल है ये क्या हो जाएगी, हाइपर एक्टिव हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन की वजह से। अब यहाँ पर जाके एक्ट करेगा एल्डोस्टेरोन, तो क्या करेगा, सॉल्ट एंड वाटर का तो क्या करेगा, रिटेंशन। सॉल्ट एंड वाटर का तो क्या करेगा, रिटेंशन। और पोटेशियम और H+ का क्या करेगा, लॉस। तो सोडियम और वाटर का तो क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन, सॉल्ट एंड वाटर का। और पोटेशियम और H+ का क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैलिमिक एल्कलोसिस। ये याद रखना है, इसमें क्या होगा, हाइपोकैलिमिक एल्कलोसिस। अब एक और चीज़ देखते हैं अपन इसमें। अब ये एक्सिस अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, एक्सिस अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेनिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, रेनिन का अमाउंट हो जाएगा डिक्रीज। जिसकी वजह से क्या होगा, जब एक्सिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन हो रहा है तो इसकी वजह से होगा हाइपरटेंशन। और यहाँ पर रेनिन का अमाउंट क्या है, कम है। तो कौन सी हाइपरटेंशन होगी, लो रेनिन हाइपरटेंशन। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये, लो रेनिन हाइपरटेंशन का। रेनिन का अमाउंट डिक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक ऑफ द एल्डोस्टेरोन ऑन द रेनिन। रास सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक देगा एक्सिस अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन, जिसकी वजह से रेनिन का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। और जब सॉल्ट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसकी वजह से हो जाएगा हाइपरटेंशन। तो लो रेनिन हाइपरटेंशन होगा इसके अंदर। और एल्डोस्टेरोन और रेनिन की रेशो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरोन तो हो रहा है इंक्रीज और रेनिन हो रहा है डिक्रीज। तो एल्डोस्टेरोन और रेनिन की रेशो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कौन सिंड्रोम का। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है कौन सिंड्रोम की, सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट। ये याद रखना। तो कौन सिंड्रोम के बारे में क्या क्या पढ़ा, कौन सिंड्रोम में क्या होता है, एड्रिनल एडिनोमा, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सिस अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन होता है। एक्सिस अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन कहाँ पर एक्ट करेगा, ई नेक चैनल पे, जिसकी वजह से एक्सिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन होगा और पोटेशियम और हाइड्रोजन का लॉस होगा, जिसकी वजह से होगा हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस। साथ में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा अमाउंट में है तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा, तो रेनिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और एक्सिस अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से होगी हाइपरटेंशन, और रेनिन क्या है, कम, तो लो रेनिन हाइपरटेंशन। अब एल्डोस्टेरोन का अमाउंट तो है ज़्यादा और रेनिन का अमाउंट है कम, तो एल्डोस्टेरोन रेनिन का रेशो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ कौन सिंड्रोम। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट। और इसके अंदर क्या दिखता है कौन सिंड्रोम में, एक और चीज़ दिखती है, वो क्या है, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया कहाँ दिखेगी अपन को, जहाँ पर एल्डोस्टेरोन का अमाउंट इंक्रीज हो जाए। और कौन सिंड्रोम में एड्रिनल एडिनोमा की वजह से एल्डोस्टेरोन का अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, इसके अंदर कई सारे कंसेप्ट अपन ने क्लियर कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन में। अब आगे पढ़ते हैं। और अब जब अपन एक्सिस अमाउंट में नॉर्मल सलाइन देंगे तो नॉर्मल सलाइन की वजह से क्या होता है, नॉर्मल सलाइन की वजह से क्लोराइड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सलाइन में क्या होता है NaCl, तो क्लोराइड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इन दी बॉडी। अब जब क्लोराइड कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बॉडी में। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया बॉडी में क्योंकि क्लोराइड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करेगी, टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए किडनी क्या करेगी, किडनी क्या करेगी, एक्सिस अमाउंट में बाइकार्बोनेट का क्या करेगी, लॉस करेगी। बाइकार्बोनेट पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब जब पहले से ही क्लोराइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो क्लोराइड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो उसको मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट को लॉस करेगी किडनी, ताकि एक्सिस में नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाए बॉडी से। तो एक्सिस अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट का लॉस होगा। और बाइकार्बोनेट क्या है, बेस होता है, ये क्या है, बेस। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए किडनी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करेगी, क्योंकि क्लोराइड का लेवल पहले से ही ज़्यादा हो रहा है और क्लोराइड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और बाइकार्बोनेट पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो बाइकार्बोनेट को बॉडी डिक्रीज करेगी ताकि नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहे बॉडी के अंदर। और बाइकार्बोनेट क्या है, बेस, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब बेस का लॉस होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस। तो इस केस में क्या दिखेगा, एक तो क्लोराइड तो इंक्रीज हो रहा है तो हाइपर क्लोरेमिक, और जब बेस का लॉस होगा तो एसिडोसिस, तो क्या दिखेगा, हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आंसर हो गया ए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो एक्सिस अमाउंट ऑफ नॉर्मल सलाइन की वजह से क्या होगा, एक तो यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया और साथ में होगा हाइपर कैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब जब रिंगल लैक्टेट एक्सिस अमाउंट में देते हैं अपन, रिंगल लैक्टेट के एक्सिस अमाउंट की वजह से क्या होता है, रिंगल लैक्टेट में होता है एक्सिस अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो रिंगल लैक्टेट का कहाँ पर यूज़ करेंगे अपन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, क्योंकि रिंगल लैक्टेट क्या करा रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब चाहेंगे अपन, जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन रिंगल लैक्टेट देते हैं। तो रिंगल लैक्टेट कहाँ देते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, जिसके एग्जांपल क्या हो गया, बर्न, कोलेरा, डायरिया एटसेट्रा। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का जिसका नाम है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये भी क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लेकिन इसके अंदर अपन क्या देते हैं, नॉर्मल सलाइन देते हैं, रिंगल लैक्टेट नहीं देते, रिंगल लैक्टेट नहीं देते इसके अंदर नॉर्मल सलाइन देते हैं। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अंदर अपन रिंगल लैक्टेट नहीं देते, इसमें देते हैं अपन नॉर्मल सलाइन। तो ये याद रखना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऐसा मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ऐसा एसिडोसिस है, ये केवल ऐसा सिंगल एसिडोसिस है जिसके अंदर अपन क्या देते हैं, नॉर्मल सलाइन। समझ में आ रहा है, नॉर्मल सलाइन अपन कभी भी एसिडोसिस में नहीं देते, केवल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर अपन नॉर्मल सलाइन देते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऐसा एसिडोसिस है जिसके अंदर अपन नॉर्मल सलाइन देते हैं, वरना नॉर्मल सलाइन कहाँ पर देते हैं अपन, नॉर्मली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के एग्जाम्पल क्या है, कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसके अंदर क्या होती है, वोमिटिंग के कारण HCl का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एल्कलोसिस। तो इसके अंदर क्या देंगे अपन, नॉर्मल सलाइन, क्योंकि कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या देते हैं, नॉर्मल सलाइन देते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का एग्जाम्पल है। और कौन सी जगह देते हैं नॉर्मल सलाइन, कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक, ये भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का एग्जाम्पल है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में देते हैं नॉर्मल सलाइन,
और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देते हैं रिंगल लैक्टेट। लेकिन एक ऐसा एसिडोसिस है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसके अंदर अपन देते हैं नॉर्मल सलाइन प्लस KCl गिवन टू पेशेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई कंसेप्ट क्लियर होने हैं अपने, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, हाइपर कैलेमिक एसिडोसिस विथ लो रेनिन हाइपरटेंशन। ये क्या पूछ रहा है, हाइपर कैलेमिक एसिडोसिस विथ लो रेनिन हाइपरटेंशन इज सीन इन। अब अपन अलग अलग ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ये क्या है, लीडर सिंड्रोम। लीडर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो इनेक चैनल है, एपिथेलियल सोडियम चैनल है, वो क्या हो जाएगी, ओवर एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओवर एक्टिव। सो सोडियम एंड वाटर का तो क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। तो क्या हो जाएगा, सोडियम एंड वाटर का तो रीअब्जॉर्प्शन करेगी, तो क्या हो जाएगा, हाइपर नेट्रेमिया। और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन, तो हो जाएगा एल्कलोसिस। और पोटेशियम का भी लॉस होगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस। अब जब इनेक सोडियम चैनल ओवर एक्टिव है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। अब जब हाइपरटेंशन होगा तो ये क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, किसको, रास सिस्टम को। उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन और डिक्रीज रेनिन। तो क्या हो गया, लो रेनिन हाइपरटेंशन। और एक और कारण बताया था लो रेनिन हाइपरटेंशन का, कौन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या था, एड्रिनल एडिनोमा, जिसकी वजह से एक्सिस अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन था यहां पे। और यहां पे क्या है, एल्डोस्टेरोन भी कम है और रेनिन भी कम है। अब ये जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन था कौन सिंड्रोम में, ये क्या कर रहा था, नेगेटिव फीडबैक, जिसकी वजह से रेनिन डिक्रीज हो रहा था। अब कौन सिंड्रोम में क्या है, एल्डोस्टेरोन तो ज्यादा है और रेनिन कम है, तो एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसमें, कौन सिंड्रोम में। लेकिन लीडर सिंड्रोम में क्या होगा, लो रेनिन हाइपरटेंशन तो होगी लेकिन एल्डोस्टेरोन भी कम होगा और रेनिन भी कम होगा, तो एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशियो क्या हो जाएगी, एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशियो क्या हो जाएगी, या तो डिक्रीज हो जाएगी या नॉर्मल रहेगी। तो जो लीडर सिंड्रोम है उसमें एल्डोस्टेरोन ज्यादा नहीं है, उसमें क्या है, जो एपिथेलियम सोडियम चैनल है जहां पर एल्डोस्टेरोन आकर एक्ट करता है वो खुद ही ओवर एक्टिव है। एल्डोस्टेरोन ज्यादा नहीं है इसमें एपिथेलियम सोडियम चैनल ओवर एक्टिव है, वो ज्यादा काम कर रही है। अगर वो ज्यादा काम करेगी तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और कौन सिंड्रोम में क्या है, एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, समझ में आ रही है। तो ये अंतर है कौन सिंड्रोम और लीडर सिंड्रोम में। कौन सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशियो इंक्रीज हो जाएगा और लीडर सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशियो या तो डिक्रीज होगा या नॉर्मल रहेगा। तो कौन सिंड्रोम और लीडर सिंड्रोम में क्या मिल रहा है अपन को मिल रहा है हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस एंड हाइपरटेंशन। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइपरकैलेमिक एसिडोसिस। अब आता है गॉर्डन सिंड्रोम। गॉर्डन सिंड्रोम में क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर का गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्ट सोडियम एंड क्लोराइड का एक्यूमुलेशन होगा। अब सोडियम के साथ क्या आएगा, वाटर भी आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या होगा,
हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन होगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक, जिसकी वजह से क्या होगा, रेनिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब जब रेनिन भी डिक्रीज हो रहा है तो रास सिस्टम जब पूरा ही डिक्रीज होगा तो एल्डोस्टेरोन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो गॉर्डन सिंड्रोम भी किसका एग्जाम्पल है, रोनेनिन हाइपरटेंशन का। और लीडल सिंड्रोम और कौन सिंड्रोम भी किसका एग्जाम्पल है, लो रेनिन हाइपरटेंशन का। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जब एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होगा, हमेशा याद रखना एल्डोस्टेरोन और पोटेशियम, एल्डोस्टेरोन और पोटेशियम हमेशा उल्टा काम करेंगे, हमेशा उल्टा काम करेंगे। जब एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होगा तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा। और साथ में क्या होगा, H+ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर कैलेमिक एसिडोसिस, किसमें, गॉर्डन सिंड्रोम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, गॉर्डन सिंड्रोम। गॉर्डन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, हाइपर कैलेमिक एसिडोसिस। और लिडल और कौन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, हाइपोकैलेमिक एल्कोलोसिस। लिडल सिंड्रोम में तो क्या था, एपिथेलियम सोडियम चैनल क्या है, ओवर एक्टिव थी, तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन होगा और पोटेशियम और H+ का क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। क्योंकि ये सोडियम एपिथेलियम चैनल क्या कर रही है, ओवर काम कर रही है, ज़्यादा काम कर रही है, तो सोडियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और पोटेशियम और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करेगी। कौन सिंड्रोम में क्या है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है। और मैंने क्या बताया था, जब भी एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और साथ में H+ भी क्या होगा, डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा, एल्कलोसिस। अब बार्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। बार्टर सिंड्रोम में डिफेक्ट कहाँ होता है, बार्टर सिंड्रोम में डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट इन थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ सॉल्ट होगा। और इसके अंदर बीपी क्या होगी, बीपी होगी नॉर्मल और डिक्रीज। इन तीनों में क्या था, लो रेनिन हाइपरटेंशन। और इन दोनों में क्या था, लो रेनिन हाइपरटेंशन तो था, लेकिन क्या था साथ में, हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस। और गॉर्डन सिंड्रोम में क्या था, लो रेनिन हाइपरटेंशन तो है ही, लेकिन क्या है, हाइपरकैलेमिक एसिडोसिस। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, लीडल सिंड्रोम, कॉन सिंड्रोम, बार्टर सिंड्रोम और गॉर्डन सिंड्रोम। मैंने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ।